हम बॉडी स्टडीज डिटेल में देख रहे हैं थोड़ा, और क्या है एक्चुअली बॉडी स्टडीज। ग्रोइंग academic interest in the human body अध्ययन या स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है इन बोथ द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, और इसे लगभग सभी सब्जेक्ट्स में एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, रिलीजन सभी में अब पढ़ा जाता है। इज एन इंटेलेक्चुअल रेस्पॉन्स टू फंडामेंटल चेंजेस। कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं आज के समय में in the contemporary relationship between bodies, technology and society. Bodies, technology and society, इनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई आज कि बॉडी की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई। साइंटिफिक एडवांसेस इन मेडिसिन एंड जेनेटिक्स, बॉडी के पार्ट्स को फ्रीज कर देना। साइंटिफिक एडवांसेस इन मेडिसिन एंड जेनेटिक्स, इन पर्टिकुलर द न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आपको पता है रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए बहुत एडवांस्ड हमारे पास अब मेडिकल चीज़ें हैं। स्टेम सेल रिसर्च, क्लोनिंग टेक्निक्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो अब फील्ड में आ गई हैं, हैव गिवन द ह्यूमन बॉडी अ प्रॉब्लमैटिक सोशल एंड कल्चरल स्टेटस। पहले जो बॉडी की स्टेटस थी वो अलग थी, और आज जो बॉडी की स्टेटस है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि बॉडी के साथ अब इतना कुछ किया जा सकता है। तो द ग्लोबल मार्केट फॉर द सेल ऑफ ऑर्गन्स, शरीर के अंग बिकते हैं, किडनी वगैरह, सेल ऑफ ऑर्गन्स हैज ऑल्सो रेज्ड मैनी लीगल एंड मॉरल क्वेश्चंस। कई कानूनी और नैतिक सवाल उठे जरूर हैं कि बॉडी का वास्तविक ओनर कौन है। आप अलाउड हो क्या कुछ चीजें सेल करने को अपनी बॉडी में से? About the ownership and economic value of human bodies. Aging, disease and death no longer appear to be necessary, immutable facts about the human condition. अब बुढ़ापा, बीमारी, इवन मृत्यु ऐसा लगता है जैसे कुछ समय बाद वो भी टाल देंगे, इतना एडवांसमेंट हो गया है। नो लॉन्गर अपियर टू बी नेसेसरी इम्यूटेबल फैक्ट्स। मौत होनी ही है, आज भले ही लग रहा है, हो सकता है कि कुछ साल बाद ये भी इम्यूटेबल, कि इसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ऐसी बात ना रहे, ये भी चेंज हो जाए। About the human condition, rather they are contingent. Contingent यानी निर्भर होना। किस चीज पर? मतलब अगर साइंस बहुत एडवांसमेंट कर ले तो हो सकता है मौत भी टल जाए। And therefore malleable features of human existence, malleable जिसमें परिवर्तन किया जा सके। हो सकता है ये आज का सत्य कल सत्य ना रहे, ये मैलेबल है, ये परिवर्तित हो सकता है। द लॉन्जेविटी, उम्र बढ़ाना, प्रोजेक्ट ऑफ रीजुवनेटिव मेडिसिन, रीजुवनेटिव ताजा करना, नया करना, प्रपोजेस, उसका प्रस्ताव ये है दैट डेथ इज अवॉइडेबल। आज भले ऐसा नहीं है, पर कुछ साल बाद डेथ भी अवॉइडेबल, इंसान चाहे तो मौत नहीं आएगी। मैनी ऑफ दीज मेडिकल टेक्निक्स सच एज क्रायोनिक्स फॉर फ्रीजिंग बॉडीज,
ये जो मेडिकल नई नई चीज़ें हैं, ये आज भले ही जस्ट स्टार्ट हुई हैं, आर स्टिल एट एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। आज ऐसा लग रहा है जस्ट इनमें एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, पर एक दिन परफेक्ट हो जाएगा। बट एस्पेक्ट्स ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज विल इवेंचुअली begin to influence our lives in dramatic ways। और इसलिए नए तरीके से ये चीज़ें हमारी लाइफ को प्रभावित करेंगी। Alongside these developments, साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, इनमें जो इतना विकास हुआ है, इनके अलावा there is an array of procedures, कई ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड है, associated with cosmetic surgery, that are now simply routine features of the management of personal appearance। जैसे ब्यूटी पार्लर, वैसे अब कॉस्मेटिक सर्जरी, अपने सौंदर्य को मेंटेन करने के लिए। तो बॉडी इतना इम्पोर्टेंट हो गया, उसको ब्यूटीफुल बनाए रखना इतना इम्पोर्टेंट है। द इमर्जेंस ऑफ द बॉडी का इस तरीके से उठकर आना एज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च इन द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस कैन बी इंटरप्रेटेड, इसको समझा जा सकता है एज अ रेस्पॉन्स to these technological and scientific changes। टेक्नोलॉजी में, साइंस में इतना चेंज आया है, शायद बॉडी की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ी है। एंड टू अ रेंज ऑफ डाइवर्स सोशल मूवमेंट्स दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद देम। बॉडी को महत्व देने के पीछे, जैसे फेमिनिज्म है, एनवायरमेंटलिज्म है, एनिमल राइट्स, ऐसे कई सारे जो मूवमेंट्स आए हैं, उसकी तरह अब एक ये बॉडी स्टडीज भी उठकर आया है। एंटी ग्लोबलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एट्सेट्रा, कई तरह के सोशल मूवमेंट्स उठकर नए नए आए हैं। किसके परिणाम स्वरूप? टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के परिणाम स्वरूप कई चीज़ों को पढ़ा जा रहा है, जैसे एनिमल राइट्स है, एनवायरमेंटलिज्म है, सब टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट ही तो पढ़ा जा रहा है। उसी तरीके से बॉडी स्टडीज भी। द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज एंजॉयड significant growth and increasing attention over the last 3 or 4 decades। पिछले 30-40 सालों में बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गई। अब ये स्टार लगा हुआ टेक्स्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जनरली। There are several turning points in this development, such as the publication of the first issue of the journal Body and Society 1995 में सबसे पहले छपा था। जर्नल, पत्रिका, बॉडी एंड सोसाइटी। द फर्स्ट इशू ऑफ ब्रायन एस टर्नर, व्यक्ति का नाम है, इनका द बॉडी एंड सोसाइटी अपीयर्ड इन 1984। ये इनका जर्नल है, 1984 में आया। क्रिस शिलिंग, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है बॉडी स्टडीज में। द बॉडी एंड सोशल थियोरी 1993 फर्स्ट एडिशन, 2003 सेकेंड एडिशन। फिर द बॉडी बाय फेदरस्टोन, हेपवर्थ एंड यही ब्रायन टर्नर 1991। फिर विद इन द ब्रॉडर फील्ड ऑफ द ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में ये भी टेक्स्ट आया, फ्रैगमेंट्स फॉर अ हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय फेहर 1989 में। ये एक स्कॉलरली, मतलब बहुत नॉलेज देने वाला टेक्स्ट है, एनसाइक्लोपीडिया जैसा।
was indicative of scholarly depth in the humanities के क्षेत्र में. Over the years there was a surge of publications, surge, एक के बाद एक कई सारी छपी. हिस्ट्री में बॉडी रिलेटेड कुछ छपा, विमेन स्टडीज में बॉडी रिलेटेड कुछ छपा, कल्चरल सोशोलॉजी में कुछ छपा, फिलॉसफी में कुछ छपा, और उसका लिस्ट है आपके पास. प्रैग्मैटिस्ट एस्थेटिक्स बाय रिचर्ड शस्टरमैन 1992, मेकिंग सेक्स by Thomas Laqueur 1990, The Body in Pain by Elaine Scarry 1985, Five Bodies by John O'Neill 1985, The Woman in the Body by Emily Martin 1987, Body and Soul by Luak Wacquant 2004. ये टेक्स्ट्स हैं. All these carved out, इन सब ने तैयार किया a new site, एक नया क्षेत्र, साइट यानी क्षेत्र, of social, cultural and historical investigation. इन सारे क्षेत्रों में अब स्टडी किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन, स्टडी किया जाएगा, बॉडी की वैल्यू क्या है. By the 1990s, the history of the body had become a major academic development in research. खूब सारा रिसर्च बॉडी पे किया गया, सेक्सुअलिटी पे किया गया, कल्चर पर किया गया. आपको पता है मिशेल फूको ने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1, 2, 3 लिखा था, उनके मरने के बाद वॉल्यूम 4 छपा. And the representation of the human body. Body studies important हो गया, body ही important हो गई. Other publications added to this field कौन से थे? Sexuality and the Body in Russian Culture. इसके एडिटर्स थे जेन टी कॉस्टलो, स्टीफनी सैंडलर एंड जूडिथ वाउल्स. बार बार देखोगे तो नाम याद आ जाएंगे, बार बार देखोगे तो बैठ जाएगा. अ सेंटर ऑफ वंडर्स, द बॉडी इन अर्ली अमेरिका बाय जैनेट मूर लिंडमैन, मिशेल लीजे टार्टर 2001 का टेक्स्ट है. फिर इम्पॉलिटिक बॉडीज, पोइट्री, सेंट्स एंड सोसाइटी इन 15th सेंचुरी इंग्लैंड, शीला डेलनी का टेक्स्ट है 1998. फिर एम्बॉडीड लाइव्स, टेक्स्ट के नाम हैं ये सारे स्टार्स, फिगरिंग एंशियंट माया एंड इजिप्शियन एक्सपीरियंस बाय लिन मेस्केल एंड रोजमेरी जॉयस. क्योंकि ये फील्ड्स अभी बहुत नए हैं तो अभी तो ये टेक्स्ट तक ही रहेंगे, घुसकर ज़्यादा नहीं पूछेंगे. ऊपर टेक्स्ट राइटर मैच द फॉलोइंग वगैरह आएगा. पार्चमेंट्स ऑफ जेंडर, Deciphering the Bodies of Antiquity by Maria Weik 1998 का टेक्स्ट है. Bringing Bodies Back in a Decade Review, ये एक जर्नल आर्टिकल है, by Arthur W. Frank 1990. This is a review article पत्रिका में. The Civilizing Process by Norbert Elias 1978 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है. हालांकि इनके जीवन काल में महत्व नहीं मिला नॉर्बर्ट एलियास को. इन मोर रिसेंट रिसर्च, हाल ही में जैसा कि हम जानते हैं, मिशेल फोको हैज़ बीन अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, है ना, प्रोटेस्टिंग बॉडीज, डोसाइल बॉडीज. His research on sexuality, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी लिखी, मेडिसिन एंड डिसिप्लिन, gave rise to a general theory of the government of the body.
तो इन्होंने बॉडी स्टडीज़ के ऊपर खूब काम किया है, भले ही बॉडी स्टडीज़ के नाम से कोई बुक नहीं है इनकी। द डिस्टिंक्शन, फर्क बिटवीन द डिसिप्लिन ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी एंड रेगुलेटरी कंट्रोल्स, बॉडी को कैसे डिसिप्लिन किया जाता है, कंट्रोल कैसे किया जाता है, रेगुलेट कैसे, नियंत्रित कैसे किया जाता है। अ बायोपॉलिटिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, बर्थ कंट्रोल वगैरह वाली बातें। इन द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, फूको का टेक्स्ट है 1979 का। स्टिम्युलेटेड, इसने बढ़ावा दिया अ जनरल सोशोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंटैलिटी। गवर्नमेंटैलिटी फूको का टर्म है, मैंने कहीं ना कहीं फूको वाले वीडियोस जब भी वो आपके पास आएंगे उसमें वो कवर हो जाएगा, मैंने गवर्नमेंटैलिटी समझाया है। बिहाइंड फूकोज व्यूज, फूको के विचारों के पीछे मार्टिन हीडेगर है, हीडेगर के पीछे नीत्शे है। और मार्टिन हीडेगर्स बीइंग एंड टाइम नाम का टेक्स्ट 1928 का, बिहाइंड हीडेगर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी एंड एम्बॉडीड प्रैक्टिस, बॉडी में रहना क्या होता है, इसके पीछे स्टूड द फिलॉसफी ऑफ नीत्शे। नीत्शे नाम के फिलॉसफर की फिलॉसफी थी, एंड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ निहिलिज्म, मतलब शरीर को जीरो मानना, in which he attacked those who despised the body। जो लोग शरीर के अगेंस्ट थे, बॉडी के अगेंस्ट थे, उनकी क्रिटिसिज्म नीत्शे ने की है। टेक्निक्स ऑफ द बॉडी बाय मार्शल माउस, टेक्स्ट का नाम है एसेज बाय मार्शल माउस 1979। फिर द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द बॉडी, जॉन ब्लैकिंग का टेक्स्ट है 1977। फिर अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेथ, फ्यूनरल राइट्स वगैरह की चर्चा की है, ऐसे बाय रॉबर्ट हर्ट्स। प्योरिटी एंड डेंजर बाय मैरी डगलस 1966 का टेक्स्ट है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी continues to make major contributions to the emergence of body studies। कई विषयों ने कंट्रीब्यूट किया है बॉडी स्टडीज को। कई बार ये लोग पूछते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, और फिर ये आपका ये सारा जो सोशोलॉजी वाला एरिया तो है ही। Alongside social anthropology, the human body has also been a major preoccupation of archaeology। तो जो ये करते हैं खुदाई वगैरह, फिर इनको बोन स्ट्रक्चर्स वगैरह मिलते हैं। द स्टडी ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड, आर्कियोलॉजी में जो एंशियंट वर्ल्ड को स्टडी किया जाता है, raises important questions, इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए जाते हैं, about the extent to which humans have shared a common embodiment across time। तब के ज़माने के ह्यूमंस और आज के ज़माने के ह्यूमंस और बॉडीज क्या समानताएं हैं। Given the problem of death, डीके एंड रीजेनरेशन, ये सारी बातें तो हैं, डेथ है, डीके है, रीजेनरेशन, नए ऑर्गन्स वगैरह। रिलीजन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, धर्म का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बॉडी स्टडीज में, ऑफ द वल्नरेबिलिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी कितनी वल्नरेबल है, डेलिकेट है, अराउंड द प्रॉब्लम ऑफ पेन एंड सफरिंग, पेन एंड सफरिंग को स्टडी किया है बॉडी स्टडीज में। देयरफॉर द बॉडी हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन रिलीजियस स्टडीज।
इसलिए रिलीजियस स्टडीज़ में बॉडी की इम्पोर्टेंस है. मेजर सोशोलॉजिस्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बॉडी स्टडीज़. उनमें प्रमुख हैं नॉर्बर्ट एलियस, अर्विंग गॉफमैन, एंटनी गिडेंस, G.H. Mead, etc. Contributions were made by social philosophers such as Maurice Merleau-Ponty and Arnold Gehlen. Important है Arnold Gehlen. Gehlen developed Peter Berger's theory of institutions. संस्थाओं का महत्व क्या है? संस्थाएं बैकग्राउंड में रहती हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं. हम ब्लाइंडली कई चीज़ों को मान लेते हैं, रीति रिवाज वगैरह. आज हम हर चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए अब संस्थाएं बिखरने लगी हैं. गेहलन डेवलप्ड पीटर बर्जर्स थियोरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस. मैन नाम के टेक्स्ट में जो गेहलन ने 1988 में लिखा. Following Nietzsche, Gehlen argued, Gehlen का मानना था that human beings are not yet finished animals. Animals हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके पास instincts हैं, उनकी सर्वाइविंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्गर है. हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. Gehelen's view is that man as compared to other animals, अन्य जानवरों और प्राणियों के कंपैरिजन में is a deficient being. हम में कमी है. As humans हम में कमी है. By this notion of lack, अभाव के इस विचार से he meant, गेहलन का मतलब था that human beings are biologically poorly equipped. हम रेडी ही नहीं है लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, संसार के डिफिकल्टीज को फेस करने के लिए, टू कोप विथ द वर्ल्ड इनटू विच दे आर थ्रोन. मानो हमें संसार में फेंक दिया गया है, हमें अपने आप को संभालना ही नहीं आ रहा. दे हैव नो डिस्टिंक्टिव और स्पेसिफिक इंस्टिंक्चुअल इक्विपमेंट. छोटे छोटे प्राणियों के पास इंस्टिंक्ट है, हमारे इंस्टिंक्ट्स बहुत दबे हुए हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास. एंड रिक्वायर, अगर हमें हमारी सुरक्षा खुद करनी पड़े तो उसके लिए ज़रूरी है अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू अडेप्ट देमसेल्व्स, ताकि हम एडजस्ट कर सकें. हमें लंबी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी टू द सोशल एंड मटेरियल वर्ल्ड. इस दुनिया के हिसाब से देयर वेरी सर्वाइवल, मनुष्य का सर्वाइवल रिक्वायर्स सेल्फ डिसिप्लिन. हमें अपने ऊपर अनुशासन रखना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल अपनाना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, सेल्फ मॉनिटरिंग, आत्म अवलोकन हमें खुद करना पड़ेगा. Human beings have to create a cultural world to replace or to supplement. क्योंकि हमारे पास इंस्टिंक्ट बहुत कम है, तो उस कमी की पूर्ति करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए हमें कल्चरल दुनिया चाहिए जहाँ इंस्टीट्यूशंस हों, टू सप्लीमेंट देयर लिमिटेड इंस्टिंक्चुअल लेगेसी. क्योंकि हमारे पास इंस्टिंक्ट्स की कमी है, हमें कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए, कल्चर चाहिए, इंस्टीट्यूशंस चाहिए, और हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करें, यानी समाज के नियमों को फॉलो करके हम सीधे चल सकते हैं. द कोर ऑफ गेहलेन्स वर्क वॉज अ थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ये याद रख लो, थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस है गेहलन का वर्क, मतलब इस पे इन्होंने काम किया है. ह्यूमन बींग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इंस्टिंक्चुअल डेप्रिवेशन. इंस्टिंक्ट के नाम पे कमी है, अभाव है हम में.
and therefore they do not have a stable structure. इसलिए उनके पास कोई स्टेबल या पुख्ता बैकग्राउंड नहीं है विद इन विच टू ऑपरेट, जिसके अंदर वे अपना काम निकाल सकें. सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं एक्ट एज द ब्रिज, पुल का काम करती हैं हमारे और दुनिया के बीच, बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. हमारे और दुनिया के बीच सामाजिक संस्थाएं हैं जो पुल का काम करती हैं. एंड इट इज थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस, और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के हेल्प से हम ढंग से जीवन चला सकते हैं, दैट ह्यूमन लाइफ बिकम्स कोहेरेंट, यानी मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण एंड कंटिन्यूअस, और लंबा चल सकती है. तो ये सामाजिक संस्थाएं गैप फिल करती हैं. कौन सी गैप? कि हमारे अंदर इंस्टिंक्ट की कमी है. In filling the gap created by instinctual deprivation, institutions provide humans with relief from the tensions. हमारी लाइफ में कितने टेंशन्स हैं, ये इंस्टिंक्ट की कमी की वजह से, generated by undirected instinctual drives. अगर हम अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से काम करने लग जाएं तो हम जानवर बन जाएंगे. इस पे कंट्रोल की आवश्यकता है. इट इज एज इफ ह्यूमंस हैव एन अबंडेंस ऑफ नीड्स. हमें ज़रूरत कई चीज़ों की है, बट आर पुअरली इक्विप्ड टू सेटिस्फाई देम. हम अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाते. एंड सो सोशल ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. हमारे सर्वाइवल के लिए हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. हैबिट एंड रिचुअल, आदत, रस्म और रिवाज आर सेंट्रल फीचर्स ऑफ रिलीफ. ये हमें रिलीफ दे सकते हैं. ओवर टाइम, समय के साथ, दीज इंस्टीट्यूशंस आर टेकन फॉर ग्रांटेड. हम इन चीज़ों को सहजता से अपना लेते हैं. and merge into the background of social action. हम बिना सोचे समझे अपना काम करते हैं, रीति रिवाजों का पालन करते हैं. while the foreground, और हमारा सारा ध्यान रहता है, is occupied by reflexive, practical and conscious activities. हम कुछ और अपने मन के मुताबिक काम कर सकते हैं. विथ मॉडर्नाइजेशन, आज मॉडर्नाइजेशन की वजह से देर इज अ प्रैक्टिस ऑफ डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. हमने सारी संस्थाओं को गिरा दिया, खत्म ही कर दिया. द रिजल्ट इज दैट द बैकग्राउंड इज लेस रिलायबल. अब हम संस्थाओं पर निर्भर नहीं रह सकते. वो बैकग्राउंड खत्म हो गया क्योंकि हमने हर चीज़ पे सवाल उठा दिया, हर चीज़ को चैलेंज किया है. एंड मोर ओपन टू नेगोशिएशन. हर चीज़ पे सवाल जवाब किया जा सकता है, नेगोशिएट किया जा सकता है. विथ डी ट्रेडिशनलाइजेशन, हमने ट्रेडिशंस को ख़त्म कर दिया. ऑब्जेक्टिव एंड सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे लिए पाक संस्थाएं थी, पवित्र संस्थाएं थी, सफ़र इरोजन, ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, इरोड होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं. एंड मॉडर्न लाइफ बिकम्स सब्जेक्टिव एंड अनसर्टेन. आज हमें हमारी लाइफ में बहुत सारे डाउट्स और सवाल हैं. इंस्टीट्यूशंस विच आर एक्सपोज्ड टू persistent reflection, किसी चीज़ पर बार बार सवाल जवाब करो, विचार विमर्श करो, रिफ्लेक्ट करो, cannot provide humans with a reliable framework of relief. अगर हम समाज की हर संस्था पर सवाल उठाएं तो हमको ही समझ में नहीं आएगा कि हम किस चीज़ पर निर्भर रहें, भरोसा करें.
एज अ रिजल्ट इसी कारण से देर आर प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। आजकल साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत हैं एसोसिएटेड विद दीज चेंजेस। इन चेंजेस की वजह से प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स हैड कैरेक्टर। वो बहुत पुराने लोगों में कैरेक्टर था, यानी a firm and definite psychological structure that corresponded to reliable background institutions। वो कुछ संस्थाओं में विश्वास करते थे, वो कुछ नियमों का पालन करते थे। हमने तो हर चीज को उखाड़ कर फेंक दिया। इन मॉडर्न सोसाइटीज, आज के सोसाइटीज में हम वैसे पुराने लोगों की तरह ताकतवर नहीं हैं। वो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर हम में नहीं है। पीपल हैव पर्सनैलिटीज, हमारे व्यक्तित्व हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर नहीं है, व्यक्तित्व है जो कि फ्लूइड और फ्लेक्सिबल है, परिवर्तनशील है। लाइक द इंस्टीट्यूशंस इन विच दे एग्जिस्ट। हमने हमारी संस्थाओं को हिला दिया और अपने व्यक्तित्व को भी हमने इजीली चेंजिंग बना लिया। तो स्थिरता के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये बॉडी स्टडीज से रिलेटेड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है।